Hi friends, welcome to the channel JV and CIB Made Simple. So let's continue to our one liner session. दोस्तों वन लाइनर सेशन का पार्ट 1 आपको मैंने कल प्रोवाइड किया था, तो होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा। तो उसी का कंटिन्यूएशन ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों डेली बेसिस पे आपको वन लाइनर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप आपके RBWM एग्जामिनेशन में फुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और दोस्तों निश्चित रूप से आप यदि इस वन लाइनर सीरीज़ को सही तरीके से कवर करेंगे तो आपको 50+ तो निश्चित रूप से आने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा तरीका रहेगा पहले कंसेप्ट, फिर MCQs और फिर उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो कॉमन स्ट्रेटजीज़ है बैंकिंग में वो क्या है। तो सबसे पहला लिखा है एंड टू एंड आउटसोर्सिंग। तो इसका मतलब ये होता है, एंड टू एंड का मतलब ये होता है कि आप दूसरे कंपनी में को हायर कर रहे हैं ताकि इंटायर बैंकिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, जैसा कि कस्टमर सर्विस या IT में होता है। दूसरा है प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि आप दूसरे कंपनी को हायर कर रहे हैं बैंकिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन कुछ पार्ट्स को इंटरनली हैंडल कर रहे हैं। पार्शियल आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि दूसरे कंपनी को हायर कर रहे हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए या स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए, जबकि रेस्ट पार्ट को आप इंटरनली मैनेज कर रहे हैं। और इन हाउस सोर्सिंग का मतलब होता है कि सारा बैंकिंग प्रोसेस को बैंक के अंदर ही इंटरनली आप हैंडल कर रहे हैं। समझ में आ गया दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल है, इसमें बैंक के ऑपरेशन को छोटे छोटे सेपरेट मॉड्यूल में डिवाइड करना अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, और प्रत्येक का अपना तरीका होता है प्रोसेस को हैंडल करने का। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक बैंक के पास एक सेपरेट टीम हो मॉर्गेज के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए, और प्रत्येक जो है अलग अलग मेथड को यूज कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मॉडल जो है कस्टमर के इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। कैसे बैंक अपने ऑपरेशन को स्ट्रक्चर करेगी कस्टमर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, वो एक सिस्टम में अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, उसके पास एक सिंगल सिस्टम है जिसमें डिटेल कस्टमर डेटा है, तो वो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को ऑफर कर सकती है। यदि सिंगल सिस्टम नहीं है तो उसको अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है रिटरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि अब देखिए, एक तो पॉइंट है रिटरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल दैट इट यूज डाइवर्स प्रोसेस मॉडल फॉर वेरियस प्रोडक्ट। दोस्तों जहाँ तक बात है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की, तो देखिए वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या होता है कि बैंक का जो ऑपरेशन है उससे स्ट्रक्चर किया जाता है। किस बेसिस पे स्ट्रक्चर किया जाता है कि प्रोडक्ट जो वो ऑफर कर रहे हैं, और इसका फोकस होता है सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा पे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सेंट्रल डेटाबेस होगा जो कि इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा कस्टमर के बारे में, और प्रोडक्ट को टेलर करेगा, सर्विस को टेलर करेगा उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो सेंट्रल डेटाबेस क्या जानकारी दे रही है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को टेलर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। तो ये था हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। हॉरिजॉन्टली में क्या देखा, हॉरिजॉन्टली में हमने देखा कि बैंक का जो ऑपरेशन है उसको सेपरेट मॉड्यूल में ब्रेकअप कर दिया हमने, ठीक है, फॉर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, और प्रत्येक के पास अपना तरीका था प्रोसेस को हैंडल करने का। जैसे एक हमने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट बना दिया, मॉर्गेज डिपार्टमेंट बना दिया। लेकिन वर्टिकली ऑर्गेनाइज में क्या है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटा सर्वर है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है कस्टमर के बारे में, और प्रोडक्ट और सर्विस को टेलर किया जाता है बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि बैंक के ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, लेकिन कुछ कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। जैसे बैंक क्या करती है कि ऑर्गेनाइज करती है प्रोडक्ट के हिसाब से, लोन, क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये एक शेयर्ड कस्टमर डेटा को यूज़ करती है एफिशिएंसी के लिए। और लास्ट है हमारा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप बैंक का जो ऑपरेशन है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कस्टमर के इन्फॉर्मेशन पे, जो कि कॉमन होता है अलग अलग प्रोडक्ट में। जैसे बैंक जो है अपने ऑपरेशन को स्ट्रक्चर करेगी कस्टमर डेटा के अराउंड और प्रेफरेंस के अराउंड, और उसे प्रोडक्ट के ऑफरिंग को अकॉर्डिंगली अलाइन करेगी। दोस्तों जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है PSB में, यानी दोस्तों जो यूजुअल तरीका है पब्लिक सेक्टर बैंक ऑर्गेनाइज करती है अपने ऑपरेशन को, वो एक हॉरिजॉन्टल फोकस होता है। यानी दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनके पास एक सेपरेट टीम होता है, इनके पास एक सेपरेट यूनिट होता है अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि लोन के लिए अलग टीम होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग टीम होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग टीम होगा। जहाँ तक बात करें हम लोग वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की, समझ में आया आपको। चलिए देखिए फॉरेन बैंक में क्या होता है कि फॉरेन बैंक अपने ऑपरेशन को स्ट्रक्चर करते हैं सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा के बेसिस पे, ताकि अलग अलग प्रोडक्ट को ऑफर कर सकें। जैसे फॉरेन बैंक क्या करेगी, एक सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस को यूज करेगी ताकि सर्विसेज को टेलर कर सके, जैसे कि लोन को, क्रेडिट कार्ड को, इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब जरा आप कंपेयर कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है PSB में और नए पब्लिक सेक्टर बैंक में, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक में।
ठीक है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज स्टैंडर्ड इन मोस्ट पीएसबी। तो दोस्तों कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, कैसे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक टिपिकली अपने ऑपरेशन को डिफरेंटली स्ट्रक्चर करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे, जबकि नए प्राइवेट सेक्टर बैंक का फोकस होता है कि हम सेंट्रलाइज कस्टमर इन्फॉर्मेशन के क्रॉस ऑर्गेनाइज करें। जहाँ तक बात है लायबिलिटी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा जो कि बैंक ऑफर करती है रेगुलर कस्टमर को अपने मनी को मैनेज करने के लिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। आइए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो भी पॉइंट हमने देखा। पहला सवाल है कि कॉमन आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी क्या है बिजनेस ऑपरेशन में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एंड टू एंड आउटसोर्सिंग भी है, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग भी है, पार्शियल आउटसोर्सिंग भी है और हमारे पास इन हाउस आउटसोर्सिंग भी है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को बिजनेस के ऑपरेशन में कैरेक्टराइज किया जाता है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, यूज डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग प्रोसेस मॉडल को यूज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, और एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट वाइज। तो ये सभी का सभी ऑप्शन सही है। दोस्तों इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, आई विल प्रोवाइड यू हाउ टू एक्सेस द PDF। और दोस्तों आपके लिए RBWM के पास हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपको सारा PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट सारा मिलेगा, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्या डिटरमाइन करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मॉडल के बीच में चॉइस को। लेवल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विसेज अक्रॉस एसेट एंड लायबिलिटी। तो दोस्तों ये दोनों आप हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल मॉडल अडॉप्ट करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन कितना अवेलेबल है, ठीक है, और कौन कौन से मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर किया जा रहा है। तो इन दोनों बातों पे हमारा चॉइस निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मॉडुलर स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, ये अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों। करेक्ट आंसर है इसका प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज। दोस्तों वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को क्या डिफाइन करता है। फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट विद कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही। सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस यूज्ड अक्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को बिजनेस ऑपरेशन में कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विद कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है, कुछ प्रोडक्ट के लिए कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन होता है। सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा फॉर ऑल प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत। ये तो हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मॉडल है। दोस्तों फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट विद कॉमन कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन, ये भी गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कॉमन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो पीएसबी में कौन सा स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होता है। फॉरेन बैंक में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को फॉलो किया जाता है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को फॉरेन बैंक में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को फॉलो करती है, तो अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को फॉलो करती है। इनमें से कौन सा लायबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ लायबिलिटी प्रोडक्ट। अब जरा बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि बैंक जो है बहुत सारा अकाउंट ऑफर करती है और सभी का अलग अलग बेनिफिट होता है ताकि कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकें। तो एक बेसिक सेविंग अकाउंट और एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट जो है दोनों में अंतर है, क्योंकि प्रीमियम सेविंग अकाउंट में एडेड बेनिफिट है, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट है, पर्सनलाइज सर्विसेज है। सो दिस इज़ द बेनिफिट। दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कितना टाइम लगेगा बैंकिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, ये अफेक्ट करता है कि कितना एफिशिएंटली बैंक ऑपरेट होगी। तो जी मान लीजिए कि लोन का प्रोसेसिंग फास्टर है, तो इस कारण से क्या होगा, आपको अप्रूवल फास्टर मिलेगा और कस्टमर भी हैप्पी हो जाएंगे। तो प्रोसेस टाइम सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिटिकल रोल ऑफ प्रोसेस टाइमिंग। प्रोसेस टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और नीड है, ताकि बिजनेस के नीड को और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकें। जैसे कस्टमर प्रेफर करते हैं कि उनका ट्रांजैक्शन क्विकली प्रोसेस हो, ठीक है, या बिल पेमेंट हो चाहे फंड ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंडअलोन प्राइसिंग। तो प्रत्येक बैंकिंग प्रोडक्ट का, प्रत्येक बैंकिंग सर्विसेज का अपना प्राइस स्ट्रक्चर होता है। जैसे चेक अकाउंट का जो फ़ी रहेगा या क्रेडिट कार्ड का जो फ़ी रहेगा वो अलग अलग होगा और वो इंटरकनेक्टेड नहीं होगा। इसे कहा जाता है स्टैंडअलोन प्राइसिंग। दैट मीन्स एवरी प्रोडक्ट हैज़ हिज ऑन प्राइस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजिबलाइजेशन इन रिटेल बैंकिंग। तो दोस्तों बैंकिंग का इंटेंजिबल आस्पेक्ट बनाना, उसे कंक्रीट बना और उसे समझदार बनाना। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रिवार्ड इतना है, कैशबैक इतना है, इस तरीके से, ताकि कस्टमर उसे आसानी से ग्रास्प कर सकें। इसे कहा जाता है टेंजिबलाइजेशन, ठीक है। तो अब आप एक्सट्रैक्ट कंसेप्ट को टेंजिबल बना रहे हैं,
राइट, समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पॉइंट पे। पहला सवाल है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे अचीव करते हैं रिटेल बैंकिंग अकाउंट में, स्टैंडर्डाइज ऑफरिंग से, सिंगल वैल्यू प्रोपोजिशन से, डाइवर्स वैल्यू प्रोपोजिशन से, जो कि बेसिक टू बिल्कुल सही जवाब है। डाइवर्स वैल्यू प्रोपोजिशन से हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को अचीव करते हैं। रिटेल बैंकिंग में इफिशियंसीज को क्या इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर फीडबैक, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोसेस टाइम। यस, प्रोसेस टाइम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है एफिशिएंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर बिजनेस नीड और कस्टमर प्रेफरेंस से सेंसिटिव होता है रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन में। तो याद रखिएगा प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बिजनेस के नीड से और कस्टमर के प्रेफरेंस से। कौन सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसको यूज किया जाता है अलग अलग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट को प्राइसिंग के लिए और सर्विसेज को प्राइसिंग के लिए, वेरिएबल प्राइसिंग, फिक्स प्राइसिंग, स्टैंडअलोन। यस, करेक्ट आंसर इज स्टैंडअलोन प्राइसिंग। स्टैंडअलोन प्राइसिंग एक स्ट्रक्चर है जिसको यूज किया जाता है अलग अलग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्राइसिंग के लिए। नेक्स्ट सवाल है टेंजिबलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में। तो टेंजिबलाइजेशन ये करता है कि हमारा जो एक्सट्रैक्ट कंसेप्ट है ना उसको टेंजिबल बना देता है। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि जो रिटेल बैंकिंग सर्व है, रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर को सर्व करता है जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग बिजनेस को सर्व करता है। रिटेल बैंकिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल को उनके पर्सनल अकाउंट में, लोन में और मॉर्टगेजेज में, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग कंपनीज को सर्व करता है बिजनेस अकाउंट से और लार्जर फाइनेंशियल नीड्स का। फिर दोस्तों कस्टमर फोकस की बात करें तो रिटेल बैंकिंग जो है कस्टमर के नीड को मीट करना, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग सेंटर होता है बिजनेस के रिक्वायरमेंट पे। तो रिटेल बैंकिंग सर्विसेज को इस तरह टेलर करता है ताकि इंडिविजुअल के प्रेफरेंस को सूट कर सके, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कितना पैसा इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शन में, वो हायर होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में एज़ कम्पेयर टू रिटेल बैंकिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग चूँकि लार्ज ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है जैसे कि बिजनेस लोन और मर्जर, तो इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेल बैंकिंग स्मॉलर लोन अमाउंट से डील करता है जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग लार्जर लोन अमाउंट से डील करता है। राइट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग का जो प्रॉफिट है ना वो कहाँ से आएगा। तो रिटेल बैंकिंग का प्रॉफिट आता है इंटरेस्ट मार्जिन से, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग का प्रॉफिट आता है इंटरेस्ट से और सर्विस फी से। यानी रिटेल बैंकिंग में मैक्सिमम पैसा जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट होता है वहाँ से आता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग का अर्निंग कहाँ से होता है, इंटरेस्ट से भी होगा और जो भी फीस कलेक्ट किया जा रहा है स्पेशलाइज सर्विस के लिए वहाँ से भी होगा। दोस्तों यदि हम टारगेट मार्केट साइज़ की बात करें तो रिटेल बैंकिंग जो है ब्रॉड कस्टमर मार्केट को कैटर करता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग का फोकस होता है नैरोअर बिजनेस सेगमेंट में। ठीक है, यदि बिजनेस अप्रोच की बात करें दोस्तों तो रिटेल बैंकिंग बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच को यूज़ करता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच को यूज़ करता है। यानी मतलब ये हुआ कि रिटेल बैंकिंग का जो मार्केट है वो डायरेक्टली होता है इंडिविजुअल कस्टमर से, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो मार्केट है वो अपने दूसरे बिजनेस को, अपने सर्विस को दूसरे बिजनेस के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिटेल बैंकिंग ज़्यादा रिस्क फेस करता है क्योंकि ये लार्ज कस्टमर बेस है। राइट, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो रिस्क है वो लार्ज ट्रांजैक्शन साइज से आता है और कम क्लाइंट से आता है। दोस्तों रिटेल बैंकिंग जो है का यील्ड जो है हाई रिटर्न होता है क्योंकि एसेट क्लास अलग अलग है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो रिटर्न होता है वो कम होता है क्योंकि लोअर रेट है लार्ज लोन पे। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिटेल बैंकिंग को, स्मॉलर एंड लार्ज कंपनी, कॉर्पोरेट बटी, यस इंडिविजुअल। तो पब्लिक में इंडिविजुअल इज़ अ प्राइमरी क्लाइंट ऑफ द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट है कि रिटेल बैंकिंग को कॉर्पोरेट बैंकिंग से फोकस के टर्म में क्या डिस्टिंग्विश करेगा। तो आपको पता ही है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है रिटेल बैंकिंग में। नेक्स्ट सवाल है किस बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का वैल्यू जनरली हायर होता है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन का वैल्यू हायर होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दोस्तों पूछा जा रहा है कि लोन अमाउंट को क्या कैरेक्टराइज करता है रिटेल बैंकिंग में। तो रिटेल बैंकिंग में जो लोन का अमाउंट होता है ना वो बहुत कम होता है। इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स है, या आपसे पूछा जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट का प्राइमरी सोर्स क्या है। ठीक है, ऑप्शन है इंटरेस्ट। देखिए रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो वो आता है आपके इंटरेस्ट मार्जिन से। टारगेट ऑडियंस जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग का रिटेल बैंकिंग से क्या डिस्टिंग्विश करता है। तो देखिए रिटेल बैंकिंग जो है स्मॉलर सेगमेंट को, कॉर्पोरेट बैंकिंग स्मॉलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को टारगेट करता है एज कम्पेयर टू रिटेल बैंकिंग। कौन सा अप्रोच रिटेल बैंकिंग में फॉलो किया जाता है, तो बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच। दोस्तों पूछा जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग में रिस्क वाइड स्प्रेड होने का कारण क्या है, तो लार्ज कस्टमर बेस इसका कारण है। रिटर्न रिटेल बैंकिंग में हायर क्यों होता है, तो मैंने बताया था कि अलग अलग एसेट क्लास के लिए स्प्रेड ज़्यादा होता है, इसीलिए रिटर्न क्या होता है, ज़्यादा होता है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्रैक करना और एसेट को रिकवर करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है रिटेल बैंकिंग में, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो रिटेल बैंक क्या करेगी, वो क्लोज आई रखेगी वास्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट पे और उसके टाइमली पेमेंट पे, ताकि आप डिफ़ॉल्ट को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट कॉस्ट है ना वो रिटेल बैंकिंग में लोअर है, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड रेट से अलाइंग होता है, क्योंकि रिटेल का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो छोटा होता है। दोस्तों यदि हम बात करें, क्योंकि लार्जर डिपॉजिट साइज होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में, तो प्रेशर होता है कंपनी से हायर इंटरेस्ट रेट के लिए, जिस कारण से हायर डिपॉजिट कॉस्ट होता है, राइट। दोस्तों बात करें एनपीए की, तो देखिए सिंपल सी बात है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट बैंकिंग पे, क्योंकि लार्जर लोन साइज होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है होलसेल बैंकिंग का एक सबसेट माना जाता है, जिसका फोकस होता है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट को हम सर्व करें। दोस्तों यदि हम बात करें ट्रेजरी प्रोडक्ट की, तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि होलसेल बैंकिंग के अंदर बहुत सारे ट्रेजरी प्रोडक्ट आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्विसेज हैं, जो कि एक कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि होलसेल फाइनेंस का डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है कि होलसेल फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, जैसे कि बैंकों के बीच में, इंश्योरेंस के बीच में, फंड मैनेजर के बीच में, स्टॉक ब्रोकर के बीच में। यदि हम बात करें फाइनेंशियल सर्विस इन कॉर्पोरेट बैंकिंग का, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करता है कॉर्पोरेशन को, जिसमें कैश मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, अंडर राइटिंग, सिक्योरिटी इशुएंस, ये सभी आते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों अल्टरनेटिव फॉर रिटेल बैंकिंग, तो ऑनलाइन और न्यू बैंक जो है ये एक वाइबल अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल रिटेल बैंकिंग का, जो कि सिमिलर सर्विस ऑफर करता है बिना फिजिकल ब्रांच का, ठीक है। यदि हम ऑनलाइन और न्यू बैंकिंग के फ्यूचर की बात करें, तो ऑनलाइन और न्यू बैंकिंग जो है सर्विस ऑफर करता है विच इज़ कंपेरेबल टू ट्रेडिशनल बैंक, बट दीज प्राइमरली ऑपरेट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ऑनलाइन बैंकिंग और न्यू बैंकिंग है, ये एक ही प्लेटफॉर्म से ऑपरेट होता है, जो कि होता है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों यदि हम बैंक प्रोडक्ट की बात करें, तो बैंक का जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, राइट, तो ये प्रोग्रेस होता है स्टेज, इसमें पहला स्टेज आता है इंट्रोडक्शन, फिर अगला स्टेज है ग्रोथ, अगला स्टेज है मैच्योरिटी, लास्ट स्टेज है डिक्लाइन। तो एक नया बैंकिंग सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो पॉपुलैरिटी गेन करता है, यूजेज होता है, उसका ग्रोथ हुआ, वो स्टेबलाइज होगा और सैचुरेट होगा मार्केट में, तो ये मैच्योरिटी हो गया, और वो आउटडेटेड हो जाएगा या लेस इन डिमांड हो जाएगा, तो वो डिक्लाइन हो गया। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि मैच्योरिटी स्टेज के दौरान फोकस ये होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट को मेंटेन करें या सर्विसेज को मेंटेन करें एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और उसके कंटिन्यूड रेलेवेंस को इंश्योर करें। जैसे बैंक जो है अपने अपडेट में इन्वेस्ट करेगी, प्रमोशन में इन्वेस्ट करेगी, या इन्हांस फीचर में इन्वेस्ट करेगी, ताकि एक पॉपुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेलिवेंट रखे, प्रॉफिटेबल रखे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। पहला सवाल, मॉनिटरिंग और रिकवरी लेबोरियस क्यों है रिटेल एसेट में एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट एसेट, क्योंकि लार्जर कस्टमर बेस है। नेक्स्ट सवाल है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रिटेल बैंकिंग में कम क्यों होता है, क्योंकि टिकट साइज जो है लोन का रिटेल डिपॉजिट का बहुत कम है। क्या कंट्रीब्यूट करता है हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इन द कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो देखिए सिंपल सी बात है, टिकट साइज जो है ज़्यादा होता है डिपॉजिट का, इसीलिए हमारा हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे डिफर करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिटवीन कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग। तो दोस्तों जो हमारा टिकट साइज होता है कॉर्पोरेट लोन का, वो हायर होता है देन रिटेल लोन। कौन सा बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट बैंकिंग किस बैंकिंग सेक्टर के अंदर आता है, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है दोस्तों एक्चुअली होलसेल बैंकिंग होना चाहिए, इसका सही जवाब ऑप्शन भी सही होना चाहिए। होलसेल बैंकिंग क्या कवर करता है, तो ये ट्रेजरी प्रोडक्ट को कवर करता है। होलसेल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो होलसेल फाइनेंस का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेशन के लिए आप सर्विस को फाइनेंस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग स्पेसिफिकली क्या किससे कैटर करता है, तो कॉर्पोरेशन को कैटर करता है, नाम में ही लिखा हुआ है कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग का अल्टरनेटिव क्या है, रिटेल बैंकिंग का अल्टरनेटिव है ऑनलाइन और न्यू बैंकिंग। ऑनलाइन और न्यू बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग से कैसे का अंतर है, तो क्योंकि इसमें वर्चुअल सर्विस होता है, ठीक है, बिना किसी फिजिकल ब्रांच का, इसीलिए दे ऑफर द सेम सर्विस बट विदाउट एनी फिजिकल ब्रांच। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या टिपिकल प्रोडक्ट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी होगा, फिर डिक्लाइन होगा। दोस्तों बैंक का क्या एम होना चाहिए मैच्योरिटी स्टेज में, कि वो रैपिड एक्सपेंशन करे प्रोडक्ट या सर्विस का, वो प्रोडक्ट सर्विस को फेज आउट कर ले, प्रोडक्ट सर्विस को लार्जर पीरियड के लिए रखे, या नया वेरिएशन इंट्रोड्यूस करे। तो दोस्तों जो हमारे मैच्योरिटी स्टेज में है प्रोडक्ट सर्विसेज, तो उनका मेन फोकस होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट या सर्विस को अलाइव रखें लार्जर पीरियड के लिए। फ्रेंड इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे MCQs बनाए हैं हमने, उस एक वन लाइनर और MCQ बनाए हैं, तो आगे का जो कंटेंट है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। तो यदि आप इसके कंटेंट को चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आपको एक एक कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जितने भी केस स्टडीज़ हैं सारा का सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। आई विल गारंटी यू दैट इफ यू कवर ऑल दिस वन लाइनर सेट then almost you will get 50+. It is surety because it has been tried and tested over the last 4 years, right? So if you need any of the study material
please WhatsApp me on this number. Thanks.